Hello friends, welcome to my channel. I am Poonam Dua and with me today you are going to cover a short story by Alice Munro, Sunday Afternoon. A very important story for all the competitive aspirants plus specifically for all the MEG students of Indira Gandhi National Open University. Let us begin the video now, and in this video we are going to cover everything from the plot to theme to all the essay questions. कोई भी क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप राइटर के बारे में ज़रूर लिखिए। एलिस मनरो काफ़ी पॉपुलर कैनेडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इन्हें अगर हम शॉर्ट स्टोरी की क्वीन बोलें तो वो गलत नहीं होगा। शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए ही इनको ज़्यादा जाना जाता है। इन्होंने लिटरेचर प्राइज़ भी जीता था, नोबेल प्राइज़ 2013, और उनका वर्क काफ़ी रेवोल्यूशनाइजिंग माना जाता है। स्पेशली किस तरीके से वो अपनी स्टोरीज को क्रोनोलॉजिकली प्रेजेंट ना करके बैक एंड फॉरवर्ड मूव करती हैं इन टाइम। एलिस मनरो ने एक बार कहा था कि माई एम्बिशन इज टू राइट ए नॉवेल बिफोर आई डाई, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाना जाता है। दिस शी सेड इन 1998 व्हेन शी वाज नॉट 20 और 30, बट थोड़े ही साल कम रही होंगी 70 से। तो 70 की एज में कोई अपना एक एस्पायरेशन लेकर जी रहा है कि मुझे एक दिन एक नॉवल लिखना है। दैट मीन्स कि आप उस राइटर के पैशन को पहचान सकते हैं। Often called to be the best living writer of short stories in English, and she is the first Canadian and 13th woman to receive the Nobel Prize in Literature. तो ये सब कुछ आप एलिस मनरो के बारे में मेंशन करेंगे तो यू विल बी एबल टू इम्प्रेस द एग्जामिनर अ लॉट, और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम्स में। इनकी बाकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज भी देख लीजिए जो हम कवर करने वाले हैं आज। दैट तो वी विल डू संडे आफ्टरनून, लेकिन बाकी स्टोरीज बॉयज एंड गर्ल्स, क्वीन, कॉरी, ये स्टोरीज भी काफ़ी पॉपुलर हैं। तो अब बात करते हैं संडे आफ्टरनून की। इट इज़ पार्ट ऑफ द कलेक्शन डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स, अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो कि 1968 में पब्लिश हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है मैचिंग करने के लिए, ऑथरशिप मैच करने के लिए, तो यू शुड नो अबाउट दिस। विमेन किस तरीके से वल्नरेबल हैं इस सोसाइटी में, स्पेसिफिकली इफ अ विमेन इज ऑफ लोअर क्लास, everyone is ready to exploit her. That has been shown in the story. तो कुछ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं पहले अपनी स्टोरी के बारे में। आपको एग्जाम में भी यही करना है। थोड़ा सा प्रीफेस लिखिए पहले। डू नॉट डायरेक्टली एवर जंप टू एनी क्वेश्चन, नॉट ओनली इन दिस वीडियो, नॉट ओनली दिस स्टोरी, दिस टॉपिक, लेकिन कभी भी कोई भी टॉपिक आता है आपको एग्जाम में, बीट योर सब्जेक्टिव एग्जाम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थियरी क्वेश्चन आता है, तो ट्राई टू गिव सम बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसको हाईलाइट करिए। द स्टोरी डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ मैन वुमेन रिलेशनशिप, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर दिखाई गई है फीमेल्स की कमजोरी, फीमेल्स की वल्नरेबिलिटी और उनकी सेल्फ अवेकनिंग भी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नैरेटिव स्टाइल की अगर बात करें तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से नरेशन है इसका, और नरेशन जब थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है तो बहुत सारी फ्रीडम देता है हमारे राइटर को टू गो बैक एंड फोर्थ, और एक ऑमनीसेंट प्रेजेंस, यानी कि हर कैरेक्टर को ऐसा शो कर सकते हो कि हम इस कैरेक्टर को जानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है राइटर्स के पास। थर्ड पर्सन नैरेटिव के थ्रू दे कैन गिव अस ऑल द डिटेल्स अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स, अबाउट ऑल द सर्कमस्टांसेस। वर्ड टू वर्ड स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको मेजर सेंट्रल कैरेक्टर्स बताती जाऊंगी। एल्वा एक मेड है जो कि जेनेट फैमिली के लिए काम करती हैं, और एक मेड की लाइफ कैसी है, डिस्कार्डेड सी लाइफ है, डिस्कार्डेड फर्नीचर के बीच में रहती हैं, बिल्कुल मैकेनिकल हैं कि जब भी मुझे बोला जाएगा पानी सर्व करो मैं पानी सर्व करूंगी, जब मुझे बोला जाएगा फूड सर्व करो मैं फूड सर्व करूंगी। सो मैकेनिकल लाइफ जी रही हैं, और पार्टीज़ में जब प्रेजेंट होती हैं तो ड्रिंक्स सर्व करना, फूड सर्व करना, यही उनका काम है। एंड शी इज़ ओके विद दैट until one day one cousin, one participant of that party, we can say cousin of Mrs. Jennett, walks to her and kisses her passionately. तो ये किस उनको रियलाइज करवाता है कि हैव आई गॉट द सेम पावर एज दीज रिच पीपल हैव गॉट, और एम आई जस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स फॉर देम। तो ये जो एम्बिवेलेंस, जो डिलेमा की फीलिंग होती है, ये फीलिंग हमें बताती है कि एल्वा किस तरीके से सोचती हैं और स्टोरी में क्या प्रोग्रेशन होते हैं।
स्टोरी का एंड किस तरीके से एक ओपन एंडेड एंड है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। और आप लोग अगर अपने व्यू पॉइंट दें कॉमेंट्स में, दैट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक। तो अब समरी करते हैं। एक पार्टी चल रही है जेनेट हाउस में ऑन संडे आफ्टरनून। जनरली संडेज को ही पार्टीज होती हैं, पीपल हैव टी ऑन वीकेंड्स। मिसेस जेनेट कम्स इनटू द किचन टू इंस्पेक्ट थिंग्स where Elva the maid is washing glasses। तो फर्स्ट सीन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। हमारे घरों में भी इस तरीके के बहुत बार सीन्स होते हैं, कोई पार्टी होती है, मेड इज डूइंग द डिशेस एंड ऑल दैट। एल्वा कुछ वीक से यहाँ पर काम कर रही हैं और देखती हैं कि यूजुअल लोग ही हैं। शी हैज़ सीन मोस्ट ऑफ देम बिफोर, ऑल्दो शी हैज़ बीन वर्किंग ओनली फॉर 3 वीक्स। लेकिन इन्हीं 3 वीक्स में शायद कई बार पार्टीज हो चुकी हैं। शी हैज़ बीन द मेड एज यूजुअल और शी हैज़ बीन सर्विंग फॉर 3 वीक्स। तो कंटिन्यू किया हुआ उन्होंने अपना ये काम, और काफ़ी गेस्ट्स को वो पहचानती हैं, एटलीस्ट फेसेस से तो पहचानती ही हैं। कौन कौन से गेस्ट्स थे अगर आप एग्जाम में उनको मेंशन कर देंगे स्पेसिफिकली हाईलाइट करके, दैट विल बी गुड। Mrs. Jennet's brother and his wife, the Vances and the Fredericks, and Mrs. Jennet's parents had also come for a short while, bringing with them a young nephew or cousin। तो एक कज़न है मिसेस जेनेट का, जो कि एक तरीके से एक और सेंट्रल कैरेक्टर हैं, जो कि रुके हुए हैं घर पर। एल्वा फाउंड मिसेस जेनेट क्रैंकी एज यूजुअल, जो कि एक मेड अपने ऑनर के लिए बोल सकती है, क्रैंकी एंड अलूफ, as the women in Elva's own family would have been with a maid। तो जिस तरीके से जनरली ये स्टीरियोटिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग मेड के साथ बिहेव करते हैं, मेड को ट्रीट करते हैं, उसी तरीके की अपनी ऑनर मिसेस जेनेट लगती हैं एल्वा को। सोसाइटी क्या कंसिडर करती है कि एक सर्वेंट और मास्टर के बीच का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, कि सर्वेंट शुड ऑलवेज से यस मैडम, लेकिन एल्वा कहती हैं ऑल राइट इंस्टेड ऑफ यस मैडम। अपने आप को सबॉर्डिनेशन रोल में रखती ही नहीं है, एंड दैट इज क्वाइट ओके ऑल्सो। एज शी कैरिड द डिशेज, एल्वा वांटेड टू लुक प्रेजेंटेबल ऑल्सो। अपने आप को भी वो चाहती थी कि जैसे ये गेस्ट्स प्रेजेंटेबल है, मैं भी लगूँ प्रेजेंटेबल, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। और मिसेस जेनेट जब भी उन्हें कुछ काम कहती थी, लंच शुड बी लेट फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग यस मैडम, शी सेड ऑल राइट। रूड नहीं थी, लेकिन शायद उनमें वो सो कॉल्ड ट्रेंड सर्वेंट्स के मैनरिज्म्स नहीं थे, सो कॉल्ड आई एम सेइंग। एल्वा अपने काम में क्लमजी भी थी, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ही मेड का काम करना शुरू किया था, और काफ़ी इम्प्रेस थी मिसेस जेनेट की पर्सनालिटी से, उनकी एलिगेंस से, उनकी सुपीरियरिटी से, उनके ड्रेसिंग सेंस से। तो हर कोई सोशल लेडर क्लाइंब करना ही चाहता है, देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। So while washing glasses, suddenly Elva felt heavy, tired, uncaring and lonely। उनको एकदम से लगा कि बाहर तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अंदर ग्लासेस साफ कर रही हूँ। उनकी लाइफ है ही क्या बाकी लोगों की लाइफ के सामने। एंड देन समथिंग हैपेंस। मिसेस जेनेट्स कजिन केम एंड किस्ड हर। अब ये किस जो था, अनएक्सपेक्टेड तो था ऑफ कोर्स फॉर द ऑब्वियस रीजंस, लेकिन अनवेलकम नहीं था। क्या सोचा एल्वा ने, लेट अस सी वर्ड टू वर्ड। The stranger's touch overpowered her. Her body was simply grateful, and she felt a lightness and confidence she had not known in this house। पहली बार उसे शायद एक फिजिकल टच मिला, एक केयरिंग एटीट्यूड मिला। So there were things she had not taken into account about herself। इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ मैं। About them and way of living with them that were not so unreal। She would not mind thinking of the island now, she saw it differently now। तो अब वो पूरी फैमिली के साथ एक वेकेशन के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि इस किस के बाद मैं भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकती हूँ और मैं भी एम्पावर्ड हो गई हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम एल्वा को फील हुआ कि उसकी भी शायद किसी को ज़रूरत है, एंड शी इज़ ऑल्सो इन सम सेंस equal to the masters, and felt exhilarated and excited। और ऐसा लगा कि कुछ तो होप, कुछ लुकिंग फॉरवर्ड मेरी लाइफ में भी है। शी मे आफ्टर ऑल बी एबल टू एंजॉय द विजिट टू द आइलैंड, जहाँ पर की पूरी गैदरिंग होगी और एक पार्टी होगी। शी मे नॉट फील लोनली एंड अनवांटेड व्हेन शी इज अनएक्सपेक्टेडली किस्ड। हर रिएक्शन, her feelings, her thoughts are very beautiful and
रियलिस्टिकली प्रेजेंटेड, जैसा कि किसी को भी फील होगा अगर उन्हें लगे कि सम हाई प्रोफाइल पर्सन, मैं जिनसे कम समझती थी खुद को, दे डू लाइक मी and they passionately love me. These would be the reactions of a neglected person who suddenly feels wanted. मैं भी wanted हूँ इस सोसाइटी में. तो इस किस ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को, उनकी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया. लेकिन स्टोरी का जो लास्ट सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है. Introduced an element of doubt. Let us see. But things always came together. There was something she would not explore yet, a tender spot, a new and still mysterious humiliation. तो हमारी राइटर ने क्या कहना चाहा एज अ थर्ड पर्सन की ये किस उनको एम्पावर तो कर चुका है, उनको कॉन्फिडेंस दे चुका है, उनको एक आइडेंटिटी दे चुका है, लेकिन शायद अब उन्हें रेडी रहना चाहिए एक नई ह्यूमिलिएशन के लिए. Maybe the writer is trying to give us the hint that now most probably she will be used and thrown. अब बात करेंगे थीम की. Has the difference been really bridged? क्या वो डिफरेंस सच में कम हो गया है, or she is just being used as an object of sex to be used and dropped later on. तो एल्वा तो इस चीज को अभी नहीं सोच रही हैं, शी इज वेरी हैप्पी, लेकिन हमारी राइटर ने कहीं ना कहीं एंड में ये हिंट दे दिया है कि शी शुड बी रेडी फॉर अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट. एक अनसर्टेनिटी के लिए अब उन्हें तैयार रहना चाहिए. द अवेकनिंग मे जस्ट बी अ मिराज. ये सिर्फ एक मृग तृष्णा हो सकती है. अ फ्लैश एज मैन इज हैबिचुअल टू यूज द वुमेन एज अ प्ले थिंग एंड देन इज known to discard her at his convenience. तो ऐसा हिंट हमारी लास्ट की लाइन में कंप्लीटली दिया गया है. और एक लेवल पर दोनों इक्वल हैं, गॉड मेड क्रीचर्स हैं, जेंडर डिफरेंस है बस, लेकिन क्या जो क्लास डिफरेंस है वो सच में कम हुआ उनके बीच क्या? द स्मॉल एक्ट लीड्स टू अ सी चेंज इन हर एटीट्यूड. तो उनका एटीट्यूड, एल्वा का एटीट्यूड तो बहुत चेंज हो गया. शी फेल्ट वांटेड एंड एक्सेप्टेड, एक्सिलरेटेड एंड एक्साइटेड. ये सभी आप यूज कर सकते हैं, ये सभी वर्ड्स. बट मनरो इंट्रोड्यूसेस एन एलिमेंट ऑफ डाउट एट द एंड. हैज शी रियली बीन एक्सेप्टेड, और इज इट अनदर एग्जाम्पल ऑफ मैन यूजिंग अ वुमेन एज प्लेथिंग? साथ ही साथ एक और थीम निकल कर आता है, वल्नरेबिलिटी एंड सेल्फ अवेकनिंग. स्टोरी हमारी डील करती है ग्रोइंग अप गर्ल से, उनकी प्रॉब्लम से, वो जो प्रॉब्लम्स फेसेस करती हैं इन दिस unequal world, unequal on the basis of gender as well as class. The story is written from a फीमेल पर्सपेक्टिव, एल्वा के पर्सपेक्टिव से है, और फोकस करती है कि किस तरीके से फीमेल्स वल्नरेबल हैं और उसके बाद उनकी सेल्फ अवेकनिंग कितनी ज़रूरी है. सेल्फ अवेकनिंग ऑफ अ मेड यहाँ पर दिखाई गई है, मेड हु इज एट द लोअर रंग ऑफ द सोशल लेडर. क्या वो लेडर क्लाइंब कर पाएंगी? दैट हैज बीन लेफ्ट ओपन एंडेड बाय आवर राइटर. एल्वा की मैकेनिकल लाइफ भी एक थीम है हमारा. विदाउट एनी होप इनिशियली वो काम कर रही थी. मुझे जब पानी सर्व करने को बोला जाता है मैं पानी सर्व करती हूँ, मुझे जब खाना सर्व करने को बोला जाता है, ग्लासेस वॉश करने को बोला जाता है, वो मैं करती हूँ. ट्रेन मेड नहीं है, अपने आप को मिसफिट पाती हैं उस जॉब के लिए, क्योंकि 3 ही वीक्स हुए हैं उन्हें यहाँ काम करते हुए. पीपल वुड ईट एंड ड्रिंक एट दी संडे आफ्टरनून पार्टी, ये भी वो देख रही हैं. एंड एज अ रिजल्ट would become reckless. Elva would look at them with a feeling of unreality. Elva को लगता है कि ये कैसी रियलिटी है, ये तो हाइपर रियलिटी है. When she compared this world with her own, she felt a bit out of touch with reality and the story ends with a doubt. तो एल्वा की मैकेनिकल लाइफ मोस्ट प्रोबेबली, अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट और ऑथर, मैकेनिकल ही रहने वाली है इवन इन फ्यूचर. हमारी स्टोरी में थर्ड पर्सन नरेशन है. जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, थर्ड पर्सन नरेशन राइटर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है. राइटर हर जगह प्रेजेंट हो सकता है, प्लस कैरेक्टर्स को इस तरीके से दिखाया जाता है कि कोई बायस्ड व्यू पॉइंट नज़र नहीं आता. The author in this form is able to objectively analyze all the characters, all the situations and help and guide the reader responses. रीडर को भी एक तरीके से गाइड करता है कि दिस इज हैपनिंग एंड डू यू थिंक दिस कैन हैपन इन फ्यूचर. इस तरीके के डाउट हमारी स्टोरी के एंड में दिखाया गया. तो रीडर्स के रिस्पॉन्स को एंकरेज करता है थर्ड पर्सन नरेशन हमेशा. दिस इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड द वे मनरो
हैंडल्स द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। एंडिंग में किस तरीके से उन्होंने हमें ये समझा दिया कि इट इज़ नॉट लाइक व्हाट एल्वा इज थिंकिंग, मोस्ट प्रोबेबली शी शुड बी रेडी फॉर अनदर डिसअपॉइंटमेंट इन हर लाइफ, अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। अगर देखिए स्टोरी सिर्फ वहीं एंड हो जाती कि एल्वा इज़ वेरी हैप्पी एंड शी हैज़ फाउंड न्यू फ्रीडम, न्यू हैप्पीनेस, न्यू पावर इन हर लाइफ, तो हमें लगता है कि हाँ अब एल्वा की लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन राइटर ने नरेशन के थ्रू किस तरीके से हमें डाइवर्ट कर दिया, देखिए। Elva's reactions and assessment are different from those of narrator. The narrator informs the reader of different possibilities and she is so sympathetic to Elva. She doesn't want to interfere in her bliss, in her extreme happiness. She doesn't want to prick the bubble of her happiness, but it is it really a bubble? The narrator is not 100% sure, so she introduces a touch of doubt, touch of ambivalence. Both the possibilities are presented before the readers और अब हम readers फ्री है, बिल्कुल फ्री हैं अपनी चॉइस बताने के लिए, अपने व्यू पॉइंट्स सोचने के लिए। इग्नू के लिए तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर ही सकते हैं। अदर देन इग्नू, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फॉर एनी लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट CUET, GMI, IPU, MA English, UGC NET or JPSC, JSSC, you can join us. Even for English literature, UPSC optional. You may connect at the given link, Telegram channel और WhatsApp दोनों के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं एंड कैन ज्वाइन और लाइव सेशन, जहाँ पर आपको PDFs भी प्रोवाइड की जाएंगी। एक पूरा डिटेल डिस्कशन होगा हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, MCQ सेशंस होंगे। So you can join as per the given link. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.